गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से एक नए कार्यक्रम की, एक नए प्रोग्राम की शुरुआत हम कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत जो बीपीएससी में पहले से क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो, और कुछ प्रश्न हमने अपने ओर से भी दिया है, उसका डिस्कशन कैसे आंसर तक पहुँचे, इसी से संबंधित ये सेशन है, ये प्रोग्राम है। हम समझते हैं कि इसका लाभ आप लोगों को मिलेगा, चूँकि 70वीं बीपीएससी होना है। अभी हालांकि एप्लीकेशन नहीं आया है, फॉर्म नहीं आया है, लेकिन उम्मीद है कि होना ही है, 2024 में होगा। तो इस कार्यक्रम से, इस प्रोग्राम से आपको परीक्षा सफल होने में मदद मिलेगी, इसी बात को सोचकर हम लोगों ने इस प्रोग्राम को शुरू किया है। इसमें हम प्रत्येक दिन 5 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और देखेंगे क्वेश्चन जो होगा वो कंसेप्ट बेस्ड अधिक होगा, ताकि एक ही क्वेश्चन से कई बातों को समझा जा सके, जाना जा सके और अपने नॉलेज को बढ़ाया जा सके, ताकि पॉलिटी की बेहतर तैयारी आपकी हो जाए और परीक्षा हॉल में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, आप सफल हों। आपकी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए ही इसकी शुरुआत की गई है रुक्मिणी पब्लिकेशन की ओर से। मैं रंजीत सर आप लोगों के इस प्रोग्राम में पॉलिटी के प्रश्न का उत्तर करूंगा और समझने का प्रयास करूंगा कि क्वेश्चन का उत्तर कैसे किया जाता है। आज के इस पहले प्रोग्राम में पहला दिन है, इसका समय मंडे टू फ्राइडे 10:30 बजे से रहेगा, 11:30 बजे से रहेगा, 11:30 से जब तक चले तब तक ये चलेगा। 5 क्वेश्चन का प्रत्येक दिन डिस्कशन करना है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। पहला जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? सर्वोच्च न्यायालय से किसका संबंध है? पहला ऑप्शन है कॉलेजियम प्रणाली। इसी कॉलेजियम प्रणाली से सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। हालांकि अगला प्रश्न भी न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है, तो इसका संबंध सुप्रीम कोर्ट से है, तो ये सही है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय अधिकार होते हैं। इस अपीलीय अधिकार में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील की जाती है। उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील होती है। तो सुप्रीम कोर्ट एक अपीलीय न्यायालय भी है। हालांकि अपील करने की 4 शर्तें होती हैं, लेकिन मोटे तौर पर है कि कोई भी मामला जिसमें विधि का कोई प्रश्न निहित है, जिसकी व्याख्या होनी चाहिए, उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में होती है। कोई सिविल मामला जो व्यापक महत्व का है, उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी। अनुच्छेद 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट को अपनी विशेष अनुमति से भी किसी मामले की अपील अपने यहां करने की इजाजत देने का अधिकार है। तो अपीलीय अधिकार भी है सुप्रीम कोर्ट का, मूल अधिकार भी है। यहां मूल अधिकार का मतलब होता है कि कुछ ऐसे मामले होते हैं जो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में ही शुरू किए जा सकते हैं, उसी को सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार कहा जाता है। इसमें 5 तरह के मामले होते हैं। संघीय मामले, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से 32 के तहत मौलिक अधिकार से संबंधित मामले, संविधान की व्याख्या का मामला, न्यायिक पुनर्विलोकन का मामला तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित मामले, ये मूल अधिकार हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकार हैं, अपीलीय अधिकार भी है, और कॉलेजियम प्रणाली का संबंध भी सुप्रीम कोर्ट से ही है। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 1 से अधिक, ऊपर वाला तीनों है। दूसरा क्वेश्चन है कॉलेजियम व्यवस्था से ही कथन पर विचार करना है
और कौन सही है ये बताना है। सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है, ये सही है, जिसका अध्यक्ष भारत का मौजूदा चीफ जस्टिस होता है, ये भी सही है। और इसमें सर्वोच्च न्यायालय के 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं, वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। ये पूरा का पूरा कथन सही है ना। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसका अध्यक्ष होता है। सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं, मेंबर, यानी 5 सदस्यीय निकाय है। दूसरी बात, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलेजियम प्रणाली के माध्यम से होती है। अच्छा, पहले 2 नंबर देख लेते हैं। संसद ने विधि द्वारा कोलेजियम प्रणाली का प्रारंभ किया है। कोलेजियम प्रणाली जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित, जो 1993 से लागू है, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर है, निर्णय पर है। संसद का कोई विधान इसके लिए नहीं है और न ही इसके लिए संविधान में कोई व्यवस्था की गई है। ये पूरी तरह सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर ही आधारित है, तो ये कथन गलत हो जाता है। तीसरी बात, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही होती है, ये कथन सही है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के लिए कोलेजियम प्रणाली चलती है, बल्कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और बीच में प्रचार आने लगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति तो होती ही है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश की भी नियुक्ति होती है, बल्कि और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का ट्रांसफर भी होता है, ये भी कोलेजियम के माध्यम से ही होता है। यहां ट्रांसफर शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, केवल नियुक्ति कर दिया गया है, तो ये कथन सही है। चौथा, कोलेजियम प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1993 में तो हुई है, लेकिन उस समय चीफ जस्टिस पीएन भगवती नहीं थे, एमए अहमदी थे। ये दूसरे न्यायाधीशवाद में इसका डिसीजन हुआ था, तो ये कथन गलत हो जाता है, ये कथन सही नहीं है ना। तो कौन कौन सही है? 1 और 3 सही है, तो यही होगा, है ना। 1 और 3 ही सही होना है। 5 सदस्यीय समिति है, ये जो स्ट्रक्चर जो कहा गया है ये सही है। नियुक्ति से संबंधित जो इनके अधिकार हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सही है, लेकिन विधि द्वारा स्थापित नहीं है, संसद की विधि द्वारा, ये गलत है। और पीएन भगवती के समय नहीं, एमए अहमदी के समय ये आया था। सेकेंड जस्टिस मामला था ये। फर्स्ट जस्टिस मामला जो 81 के आसपास में हुआ था, उस समय पीएन भगवती थे, इस समय ये नहीं थे। और तीसरा जो 98 में आया था, उस समय जेएस वर्मा थे, जिसमें कोलेजियम में सदस्यों की संख्या 3 से बढ़ाकर 5 की गई है। तो 3 चरण में ये हुआ है, 2 चरण है, 93, 98। 93 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जज हुआ करते थे। 98 में परिवर्तन हुआ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तथा 4 वरिष्ठतम सदस्यों को इसका सदस्य बनाया गया था, है ना। तीसरा क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रपति का विशेषाधिकार नहीं है? 4 विशेषाधिकार हैं राष्ट्रपति के अनुच्छेद 361 के तहत। पद से संबंधित जो काम करेंगे उसके लिए न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा, एक बात है। दूसरा है, पद पर रहते हुए गिरफ्तारी का वारंट जारी नहीं होगा। तीसरा है,
पद पे रहते हुए कोई आपराधिक मामला दायर नहीं होगा। और चौथा, कोई सिविल मामला, पद पर रहते हुए कोई सिविल मामला 2 माह की पूर्व सूचना देकर ही शुरू किया जा सकता है। ये 4 विशेषाधिकार हैं राष्ट्रपति के भी और राज्यपाल के भी, हूबहू बराबर हैं, है ना। तो पद से संबंधित किसी कार्य के लिए न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है, यह सही है। पद पर रहते हुए न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी का वारंट जारी नहीं होगा, यह भी सही है। पद पर रहते हुए उसके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला शुरू नहीं किया जा सकता है, यह भी सही है। और चौथा विकल्प जो है, जिसमें पद पर रहते हुए उसके विरुद्ध कोई सिविल मामला शुरू नहीं किया जा सकता है, ये गलत है ना। सिविल मामला शुरू किया जा सकता है, शर्त केवल एक है, 2 माह की पूर्व सूचना देकर। 2 माह की पूर्व सूचना देकर मामला शुरू किया जा सकता है ना। तो ये डी वाला ही इसका उत्तर होगा, क्योंकि ये गलत ही आपको चुनना था। तो डी होगा। सिविल मामला भी शुरू होंगे लेकिन 2 माह की पूर्व सूचना देकर। नहीं होगा, ये गलत हो जाता है ना। न्यायालय में उत्तरदायी नहीं, गिरफ्तारी वारंट नहीं, आपराधिक मामला नहीं, ये तीनों सही है। सिविल मामला शुरू होगा लेकिन 2 माह की पूर्व सूचना पर, है ना। तो ये उत्तर सही है। चौथा क्वेश्चन है, यदि कोई भारतीय पुरुष किसी ब्रिटिश स्त्री से शादी करता है ना, किसी विदेशी महिला से शादी करता है और शादी के बाद जो बच्चा उत्पन्न होता है वो न्यूयॉर्क में होता है, तब उस बच्चे को भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त होगी, है ना। नागरिकता प्राप्त होने की 5 शर्तें होती हैं, 5। एक, जन्म के द्वारा, जब भारत में जन्मा हो और माता या पिता में से किसी की नागरिकता भारत की होनी चाहिए, तब भारत का नागरिक है। दूसरा, भारत से बाहर जन्मा है और माता या पिता में से कोई भारत का नागरिक है तो भारत का नागरिक होगा, है ना। अच्छा, धीरे धीरे बढ़ेगा बाबू, आज अभी इतना ही रहने थे। ऐसा कहिएगा तो बढ़ा देंगे बाद में, ठीक है। तो अगर दूसरा होता है वंश परंपरा द्वारा, जिसमें जन्म बाहर से बाहर होता है, माता या पिता में से कोई भारत का नागरिक है तो वो भारत का नागरिक होगा। तीसरा है रजिस्ट्रेशन या आवेदन द्वारा, जिसके लिए कुछ शर्तें हैं कि भारत में 7 वर्ष रहना है या अन्य जो भी शर्तें हैं। चौथा देशीयकरण द्वारा है या 5वां क्षेत्र विस्तार के द्वारा है। यही 5 तरीका है। यहां जो आपका क्वेश्चन है कि भारतीय पुरुष है, ब्रिटिश स्त्री से उसकी शादी होती है, बच्चे का जन्म अमेरिका में होता है, तो क्या रहेगा? भारत से बाहर जन्म है, न्यूयॉर्क में जन्म है तो भारत से बाहर जन्म है, बस यही इसकी एक शर्त है। माता, उसमें है क्या कि भारत से बाहर जन्म होता है और माता या पिता में से कोई भारत का नागरिक है, तब वो बच्चा भारत का नागरिक हो सकता है। यहां पिता की नागरिकता भारत की ही है। क्वेश्चन में यह नहीं कहा गया है कि भारतीय पुरुष ब्रिटिश स्त्री से शादी करने के बाद नागरिकता का त्याग कर देता है, ब्रिटिश नागरिक हो जाता है। तो पिता जो है उस बच्चे का भारत का नागरिक ही है। तो ऐसी स्थिति में वंश परंपरा के द्वारा वो बच्चा भारत का नागरिक होगा, क्योंकि जन्म उसका भारत से बाहर हुआ है ना। और अंतिम क्वेश्चन है आज का, किस आधार पर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए महाभियोग, भ शब्द का प्रयोग है भाई,
महाभियोग प्रस्ताव की शुरुआत की जाएगी। जो अनुच्छेद 61 का प्रावधान है उसके अनुसार भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए कारण केवल एक का उल्लेख किया गया है कि उसने संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण किया है, तभी उसे उसके विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। एक ही प्रस्ताव है, एक ही कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं है। राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण करना ही उसके विरुद्ध महाभियोग लाने का आधार बन सकता है, उसके सिवा कोई कारण संविधान नहीं कहता है। तो संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने संबंधी महाभियोग प्रस्ताव लाने का कारण होता है, इसके सिवा कोई कारण नहीं है। एक कारण है ना, कदाचार साबित होगा कैसे, जब आपराधिक मामला चलेगा नहीं, नहीं इसका कोई नहीं है। और न्यायालय द्वारा सजा भी कैसे मिलेगी, जब आपराधिक मामले चलेंगे। तो ये दोनों तो ऐसे ही कट जाता है। न्यायालय द्वारा कदाचार साबित होना, आपराधिक मामला है, चलेगा ही नहीं, विशेषाधिकार के अनुसार चलेगा। जब आपराधिक मामले चलने ही नहीं हैं तो ये दोनों तो ऐसे ही नहीं होगा, है ना। और शारीरिक या मानसिक शिथिलता, ऐसा कोई उल्लेख संविधान करता नहीं है। इसलिए एकमात्र कारण है राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन करने, जिसके आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। यही 5 क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। थैंक यू प्रशांत। फिर कल 5 क्वेश्चन के साथ आएंगे। आप लोग प्रश्न पूछिए, इसे अच्छा लगेगा। प्रश्न पूछिए, कोई भी कहीं भी लगता है कि नहीं कुछ है, कंफ्यूजन है, दिक्कत है, तो प्रश्न पूछिए। प्रश्न मेरे पास आ जाएंगे आपका। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का, आपकी शंका का समाधान करें, जितना प्रयास कर सके हम। तो आज तक के लिए इतना ही है। कल फिर 11:30 बजे, प्रत्येक दिन मंडे टू फ्राइडे 11:30 बजे ये सेशन चलेगा 5 क्वेश्चन का। अभी एक किसी ने कहा है कि सर क्वेश्चन की संख्या कुछ बढ़ाइए, तो ठीक है क्वेश्चन की संख्या, लेकिन अभी तो नहीं, 1-2 सप्ताह के बाद बढ़ा लेंगे। फिलहाल अभी इतना ही पे काम करते हैं। और आप लोगों की ओर से भी कुछ क्वेश्चन होगा तो जरूर पूछिएगा, है ना। हम उसका उत्तर देने का भरपूर प्रयास करेंगे। मान लीजिए इस समय उत्तर नहीं दे सके, बाद में उत्तर देने का प्रयास करेंगे, लेकिन हम प्रयास जरूर करेंगे। आप क्वेश्चन पूछने में कोई परहेज मत कीजिएगा, ठीक है ना। तो आज तक के लिए इतना ही, देखते रहिए और कल फिर 11:30 बजे मिलते हैं। आज तक के लिए धन्यवाद।